रूस यूक्रेन तनाज़ा, नेटो ने साफ इनकार कर दिया यूक्रेन की मदद करने से। नहीं, वो नेटो के प्लेटफॉर्म से ना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है, कनाडा ने किया है, जर्मनी पहले कर चुका है, अमेरिका ने मतलब बहुत कंपेल किया है। वो तो न्यूट्रल होने के लिए तैयार थे, सदर ज़ेलेंस्की। तो इस मसले का तो हल ही एक है कि वो न्यूट्रल हो जाए, वहीं झगड़ा ख़त्म हो जाता है। देखिए, जिस तरह वियतनाम में जिल्लत उठानी पड़ी अमेरिका को, तो उसका कर्ज उसने अफ़गानिस्तान में चुकाया, मगर वो नहीं चुका सकता था। वो पाकिस्तान और अफ़गान अवाम की वजह से मुमकिन हुआ, वरना अब जब वो खुद लड़ रहे थे तो क्या कर लिया अफ़गानिस्तान में। अब वो यहाँ पे ब्लीड करना चाहता है रूस को। रूस के मामले में एक हकारत और नफरत का रवैया हमेशा रहा है यूरोप में और अमेरिका में ख़ास तौर पे। अमेरिका तो पिछली सदी के शुरू में प्लान बनाया इसको 4 हिस्सों में तकसीम करने का, और अब भी उनका ये ख्याल है कि इसको तोड़ दिया जाए, लेकिन अंदर रूसी कॉम्प्रेसी बहुत ताकतवर है। देखिए, क्या मुमकिन सिनेरियो हो सकता है, कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। एक बात तो यह है कि अब उसने पहली बार पूरी कुव्वत से हमला कर दिया है। दूसरी बात है कि कैपिटल कीव से, या कीव भी बात कहते हैं उसको, उसे 6 लाख आदमी निकल खड़े हुए हैं और पैनिक है। और जाहिर है रूस की बड़ी फौजी कुव्वत है। असला, सिर्फ अगर असले से जंग लड़ी जा सकती तो सऊदी अरब के पास बहुत असला है। सऊदी अरब मेजर इंपोर्टर है असले का, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का असला खरीदता। फौज कहाँ है? फौज तो बादशाह में फौज तो नहीं रखी जा सकती, फौज का खौफ होता है। तो इसका देखिए, मशरकी और मगरबी यूक्रेन में ये बढ़ सकता है, या बेहतरीन हाल ये है देख के वो अपना ये नॉन नेटो एग्रीमेंट कर ले रूस के साथ कि वो शामिल नहीं होगा, ये बफर स्टेट बन जाए, बिल्कुल अमन हो जाएगा। लेकिन अमेरिकी तुले हुए ये जंग यूक्रेन के रूस की है नहीं, ये अमेरिका और यूरोप है एक तरफ, दूसरी तरफ वो है। गैस अभी खरीदारी बंद नहीं की रूस की, है दिलचस्प बात है, अदायगी बंद कर दी है, गैस ले रहे हैं, गैस परचेस कर। अच्छा, $11 बिलियन का वो प्रोजेक्ट था, उस पर आधे पैसे रूस के लगे, आधे ऑस्ट्रिया, बर्तानिया और फ्रांस की 3 कंपनियों के लगे, वो बंद हो गया। उसमें नुकसान होगा तो सभी का होगा। जंग का कोई बेनिफिशियरी नहीं होता, जंग में सब नाकाम होते हैं। ठीक, मुख्तसर बताइएगा, मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका में गंदम का बहरान, क्योंकि दोनों ही गंदम पैदा करने वाले बड़े ममालिक में रूस और यूक्रेन, गंदम का बहरान पैदा होगा, कैसे निपटा जाएगा? गंदम का बहरान तो पैदा होगा, जाहिर है उससे, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल फसलों को इतना नुकसान पहुंचेगा। ये मसला सबात में भी उठा था कि वो ठीक मौसम था गंदम की कटाई का। मैंने उन खेतों के ऊपर से परवाज की थी, ये कहा जा रहा था कि गंदम काट लेने दें, लेकिन मुल्क की सलामती खतरे में थी। गंदम तो मेरा ख्याल है कि कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं होगा। ठीक है, इस वक्त हारून साहब, आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, ये माहिर मुआशियात हैं, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। जी हारून साहब। जी सुलैरी साहब, मिजाज अच्छे हैं जनाब? जी बिल्कुल ठीक ठाक सर। अच्छा सर, मैं सारे सवालात एक ही बार आपसे पूछ लेता हूँ। जी। सवाल ये है कि इसके सूरत हाल पर ये जो अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया है कीमतों में कमी, ये डीज़ल, पेट्रोल, बिजली, एमनेस्टी के आई, इसका क्या असरात होंगे? क्या IMF को वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज पे एतराज़ होगा? फिर ये कि इस पैकेज के लिए माली वसाइल कहाँ से आएंगे? क्या से माशी तरक्की की रफ्तार मुदस्सर होगी? अफरात ज़र नहीं बढ़ेगा क्या इससे? और क्या करंट अकाउंट जो खसारा है वो नहीं बढ़ेगा? तो ये कैसे इस सूरत हाल पे काबू पाएंगे? हुकूमत कैसे इस सूरत हाल पे कैसे निपटेगी इससे? जी बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब। सबसे पहले तो ये जो पैकेज दिया गया था वो दिया क्यों गया था, और उसकी वजह ये थी कि जो आम हालात में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, उस वक्त तक तो हुकूमत जो है उसको पास ऑन कर रही थी, लेकिन ये जो रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से जो एकदम से एनर्जी की कीमत को पर लगे कि वो $105 पर बैरल पे फ्राइडे वाले दिन जा पहुंचा था, तो उसके बाद हुकूमत जो थी वो काफ़ी इस पर गौर कर रही थी कि किस तरीके से ये एनर्जी की कीमतों का जो ये है तूफान, उससे आवाम को महफूज रखा जा सके। आपके इल्म में होगा कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप है जिसको कि शौकत तरीन साहब के साथ मैं भी शामिल हूँ, पिछले 2-3 महीने से आप अखबारों में खबरें पढ़ रहे होंगे कि ये ग्रुप जो था इसके ज़िम्मे लगा हुआ था कि रिलीफ कैसे पहुंचाया जाए ग्रास रूट लेवल तक, और उस पर मुख्तलिफ प्रपोजल्स बना के देना थी। तो हम मुख्तलिफ ऑप्शन जो है उस पर गौर कर रहे थे, वो हमने
जो ही वो मॉस्को से वापस आए, हमने वो सारी ऑप्शन 3 ऑप्शन उनके सामने रख दी जी। कि ये कर लीजिए। इसके पैसे जो है वो कहाँ से आएंगे? इसके पैसे जो है वो आएंगे आपके एहसास प्रोग्राम का अनस्पेंट पैसा पड़ा था, उसके 2-3 इनिशिएटिव थे जो कि अभी टेक ऑफ नहीं कर सके थे। आज 7वां महीना शुरू हो चुका है माली साल का, और वहाँ पे बहुत ज्यादा अंडरस्पेंड था, वो पैसे आएंगे। सेकंड, अगर आपको याद हो कि मिनी बजट जब पेश किया था तो शौकत तरीन साहब ने कहा था मेरे पास 33 अरब रुपए सब्सिडी के लिए हैं, वो पैसे यूज होंगे। तीसरा, जो ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज के पास जो प्रॉफिट है पिछले कुछ 2 सालों का जमा, वो पैसा स्पेशली पीएसओ का वो पैसा यूज होगा। और अगर कुछ मजीद ट्वीक करने की जरूरत पड़ी तो जो पीएसजीपी में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको, ब्रिक एंड मॉर्टर प्रोजेक्ट, उनको शायद थोड़ा सा रीएलोकेट कर दिया जाए। तो हुकूमत ये समझती है कि इससे फिस्कल डेफिसिट जो है वो नहीं बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, इसमें एक और जो सोर्स है, वो जो हमें $1.4 बिलियन मिला था कोविड शुरू होने पे, उसमें से जो कुछ डॉलर्स बचे थे, अब एक्सचेंज गेन होने की वजह से वो भी आपके पास अनयूज्ड फंड जो है वो पड़ा था, क्योंकि उस वक्त डॉलर का रेट आप देखें जब वो मिला था तो वो कुछ और था। अगर जो अनस्पेंड डॉलर्स पड़े हैं आज रेट उसका कुछ और है, तो जब आप उसको कैश करवाते हैं तो वो वाले पैसे भी पड़े हैं। तो हुकूमत नहीं, मगर वो तो कोरोना के लिए है ना, वो इस पे यहाँ कैसे? नहीं, लेकिन देखे ना कि अगर जब एहसास को वो जो होगा 12,000 से 14,000, तो वो टारगेटेड सब्सिडी में जाएगा ना। इसी तरीके से अगर स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, अगर इंटर्नशिप दिए जा रही होगी तो वो आपकी टारगेटेड सब्सिडी में आ जाएगी ना। इसी तरह के जो बिजली का बिल है, जो उसमें कमी है, वो 2nd से 5th स्लैब तक है। पहली स्लैब तो पहले ही एग्जम्प्टेड होती थी 200 यूनिट वाली, ये 5वीं स्लैब तक है और कमर्शियल मीटर तमाम पे है। तो ये अगेन ये भी एक टारगेटेड सब्सिडी है, अक्रॉस द बोर्ड नहीं। तो ये इस तरीके से पूरे हो रहे होंगे। इसका फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा, लेकिन यस, आप बजा फरमा रहे हैं कि इसका करंट अकाउंट डेफिसिट इसका होगा। और वो अगर ना भी ये दिया जाता तो तब भी होता। जाहिर है, जब आप डॉलर्स में मंगवाएंगे क्रूड ऑयल और या पेट्रोल मंगवाएंगे, डीजल मंगवाएंगे, तो उसका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर असर पड़ेगा, जिस तेजी के साथ ये कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। अगर एस्केलेशन जो है वो कम नहीं होती रशिया और यूक्रेन की। रहा जो IMF का सवाल, तो कल शौकत तरीन साहब को आपने सुना होगा एक प्राइवेट चैनल पे, उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी IMF को उन्होंने इस पे कंसल्ट किया था, IMF के साथ मुशावरत इस पे उन्होंने की थी। अब IMF का रिएक्शन क्या होगा, या अगर IMF को कोई एतराज होता तो आज अभी तक तो उन्होंने कोई एतराज नहीं उठाया। अगले रिव्यू में हो सकता है कि वो इस पर कोई बात उठाएं, तो वो उस वक्त देखा जा सकता है। लेकिन ये सूरत हाल इतनी अनसर्टन थी हारून साहब कि अगर इस तरह का फैसला ना करते, यानी आपको नहीं पता कि तेल की कीमतें कब कहाँ चली जाएं। आज अगर वो $103 पे हैं, कल रशिया हालात कुछ ज्यादा बिगड़ जाएं, वो एकदम से और ऊपर हो जाए। गैस जो है आपने देख लिया कि वो यूरोप जो है सैंक्शंस के बाद गैस वैसे मिलना नापैद हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है इसमें सार्फिन को, बिजनेसेस को, कि पता नहीं एनर्जी का रेट क्या होगा।